सभी बच्चों को सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की रसायन विज्ञान की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12 बिलियन पढ़ रहे थे। हमने पिछले पार्ट में राउल्ट का नियम पढ़ा था जो कि अवाष्पशील विलय के लिए था। अब राउल्ट का नियम है दो वाष्पशील द्रवों के बिलियनों के लिए। इसके अनुसार क्या है देखेंगे, आप विजुअल पर भी गौर करें। जब दो वाष्पशील द्रवों को ए और बी को मिलाकर एक बिलियन बनाते हैं तब वाष्प दाब बिलियन के दोनों घटकों के वाष्प से मिलकर बनती है। निर्धारित सी बात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने दो अलग अलग बिलियन मिलाए। दोनों के जो ब्लू कलर से है वो द्रव ए का है, जो रेड कलर से वो द्रव बी का है। प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब संगत घटक के मूल अंश या मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। P समानुपाती x से या PA बराबर PA0 XA, PB समानुपाती XB या PB बराबर PB0 XB। यहाँ पर देख सकते हैं PA आपका क्या है, आप देख सकते हैं A का वाष्प दाब हो गया और X से क्या हो गया, A का मूल प्रभाज हो गया। ठीक है ना। इसके अनुसार जब दो या दो से अधिक परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में दिए गए ताप पर विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। हम ऊपर के फॉर्मूला से उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में दिए गए ताप पर विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल प्रभाज या मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार PA के एक प्लॉट पर A के वाष्प दाब के प्लॉट पर XA के विरुद्ध PA0 से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब x से बराबर 1 हो तो इसी प्रकार PB के एक प्लॉट से XB के विरुद्ध PB0 से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होने के बाद जब XB बराबर 1 हो। ये दोनों प्रक्रियाओं को हमको ठीक समझना। कुल वाष्प दाब P जो विलयन के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया जा रहा है वो PA और PB का योग होगा। तो कह सकते हैं P बराबर PA प्लस PB और P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। बराबर आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्क्रीन पर सारी चीजें हैं और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी हमको। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि हमें क्या प्राप्त होना है। अंतिम बिंदु पर हमको P बराबर PA0 माइनस PB0 इंटू XA प्लस PB0 इस प्रकार से प्राप्त होगा। आपको इस टॉपिक में पूरा नोट्स बनाना है, जो ये दिया है विद ग्राफ के बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। PB0 तथा PA0 दिए गए ताप पर निर्णीतांक है किसके, A के वाष्प दाब के और B के वाष्प दाब के, इसलिए कुल दाब P XB या XA का रेखीय फलन होगा। चाहे तो XB के सापेक्ष ले लें, मतलब A के मूल प्रभाज के सापेक्ष ले लें, चाहे B के मूल प्रभाज के सापेक्ष ले लें। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है परासरण दाब। शुद्ध विलायक से विलायक का गमन अथवा तनु सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने को परासरण कहते हैं। अर्थात अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन परासरण कहलाता है। अर्ध पारगम झिल्ली क्या होती है, जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलय के अणुओं को नहीं। अर्ध पारगम झिल्ली 1869 में वैज्ञानिक ट्राम्बे द्वारा एक सिंथेटिक या लेबोरेटरी पर आधारित कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली बनाई थी। प्राकृतिक जो अर्धपारगम झिल्ली है, अंडे की झिल्ली ले सकते हैं और दूसरी भी ले सकते हैं, बकरे का आशय ले सकते हैं। जितनी भी कोशिका सेल्स होती हैं या कोशिका के ऊपर एक ब्लैडर होता है वो भी इसकी झिल्ली होती है। ठीक है। अब प्रयोग के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
एक उल्टी फिसल फनल लेते हैं, उसके निचले सिरे पर हम अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं और फनल में एक हम विलयन भर देते हैं और उसको एक किसी चीज से बांधकर लटका देते हैं, जल से भरी हुई बीकर में इस प्रकार से लटकाते हैं, उसका निचला सिरा उसमें डूबा रहे। जैसे ही और उसमें बीकर में जो विलायक या जल भरा हुआ है, देख सकते हैं हमने यहाँ पर पानी मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पर। तो जैसे ही विलायक अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन में जाने लगता है तो फनल में उसका आयतन बढ़ने लगता है, किसका, विलयन का। देखो आप स्क्रीन पर, वो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि उसमें हरकत है, ठीक है ना। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब विलायक का विलयन में जाना रुक जाता, अर्थात द्रव स्थैतिक दाब के कारण उत्पन्न जो दाब है वो परासरण दाब की माप होती है। आप द्रव स्तंभ से क्या समझेंगे, जब हम किसी पात्र में लगातार उसमें एक विलयन लेकर के धीरे धीरे हम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जैसे हमने चीनी का सीरा लिया और सीरा बहुत मीठा है, उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते जाएंगे, उसके मीठेपन की सांद्रता धीरे धीरे कम होती रहेगी और जो नीचे का विलयन, हम उसको चलाना नहीं है, सेक नहीं करना है, जो नीचे का विलयन है वो थोड़ा सा कैसा होगा, मीठा होगा और जो सबसे ऊपर आएगी, जैसे हमने 1 लीटर सीरा लिया 9 लीटर पानी मिलाया तो ऊपर वाले सीरे की जो मात्रा होगी वो पानी की जो मिठास की सांद्रता होगी वो पानी के समान हो जाएगी। तो वहां पर विलायक मिल गए और जिसके कारण उनका जो मतलब कहें कि सांद्रता इक्वल होने के कारण परासरण रुक जाता है, अर्थात सामयिक अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो द्रव स्तंभ के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, लिक्विड कॉलम्स के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब उस परासरण दाब की माप होती है। मैं इसको कल आपको एक जो अपना विजुअल के बिना जो वीडियो है उसके द्वारा ही बताऊंगा कि इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये परासरण है। अब परासरण दाब की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। परासरण दाब में आता है जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो आधिक्य में बने द्रव स्थैतिक दाब को, ठीक है ना, परासरण दाब कहते हैं। जिस दर से परासरण हो रहा था, विलायक विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जा रहा था, हमको पिस्टन पी द्वारा जो दाब लगाना पड़ा, ठीक है ना, उस दाब को लगाने पर पुनः विलायक फिर से अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएगा, अर्थात अर्धपारगम झिल्ली में से जो जल या विलायक के अणु पुनः वापस आ जाएंगे। उस दाब को समझने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब ही आपका परासरण दाब क्यों होता है। अब दिए गए ताप पर परासरण दाब विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है तो पाई बराबर CRT कर देंगे, पाई बराबर N/V RT कर देंगे। ए और बी आपके विलयन का भाग हो गया कि किस ए का है कि बी का है, किसका मानना है यहाँ, और ए और बी से ज्यादा उसको वैल्यू नहीं दे सकती। तो पता है N बराबर होता है मोल विलय के, तो भार बटे अणु भार, तो W बटे M आ जाएगा, W × R × T अपॉन M × V, और ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो यहाँ से आप परासरण और परासरण दाब को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। पूरे स्क्रीन में जो भी आपका कंटेंट चला है उसका वीडियो आपको देखना है, समझना है और उसके द्वारा ही आपको नोट्स बनाने, जो इस पे लिखा है वही नोट्स आपको अप्लाई करना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। सभी छात्रों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कोशिश करें वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।